स्वागत है आप सबका सोहन इंस्टीट्यूट पर। देखिए अभी आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के नोटिफिकेशन में अभी देरी है, इसलिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। आराम से प्रैक्टिसेस को देखते रहें, लगातार प्रैक्टिसेस को रिवाइज भी करते रहें, लेकिन अपनी तैयारी जो है नियमित रूप से जारी रखें। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, बी में दिया है श्रीधर पाठक, सी में दिया है मुकुटधर पांडे और डी में दिया है जयशंकर प्रसाद। देखिए पिछली बार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के सिलेबस में साहित्य के पोर्शन को नहीं दिया था, उस पर काफ़ी भी विवाद था, लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं होगा। आपके सुपर टेट का सिलेबस चेंज होगा, साहित्य से प्रश्न जो है निश्चित ही पूछे जाएंगे। इस बार आयोग कोई गलती नहीं करेगा, निश्चित ही साहित्य से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे और यूपी टेट में साहित्य से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। चलिए यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, बी में दिया है श्रीधर पाठक, सी में दिया है मुकुटधर पांडे और डी में दिया है जयशंकर प्रसाद। देखिए प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को और छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है नाभादास, बी में दिया है केशवदास, सी में दिया है तुलसीदास और डी में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए नाभादास की रचना है भक्तमाल और केशवदास की देखिए मुख्य रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका। ये केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामलला, नहछू, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं तुलसीदास की हैं और पद्मावत जो रचना है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जायसी की भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, ये जो है जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं और भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमसरयी धारा के कवि थे जो है जायसी जी। चलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन ए में दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी में दिया है शिव सिंह सेंगर, सी में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी में दिया है गारसा दातासी। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम सूत्रपात किया गारसा दातासी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी किस रचना के लिए मिला था। ऑप्शन ए में दिया है रश्मि रथी पर, बी में दिया है परशुराम की प्रतीक्षा पर, सी में दिया है कुरुक्षेत्र पर, डी में दिया है उर्वशी पर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। ऑप्शन में दिया है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। पांचवा प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। देखिए ये प्रश्न जो है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं के लिए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो है मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन ए में दिया है बीजवपन काल, बी में दिया है आदिकाल, सी में दिया है वीरगाथा काल और डी में दिया है चारण काल। देखिए, चारण काल कहा आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जबकि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही नाम जो है सर्वमान्य भी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है बीजवपन काल नाम दिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है सर्वनाम, बी में दिया है कारक, सी में दिया है क्रिया और डी में दिया है विशेषण। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, मर्यादित का अर्थ होगा सीमित। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति जो है सीमित होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा विशेषण। ऑप्शन डी सही होगा यहां पर। चलिए, आप लोग क्लास को अपने मित्रों में एक बार शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चूज करें, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अगले प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। गुजराती किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए में दिया है अर्धमागधी से, बी में दिया है मागधी से, सी में दिया है पैसाची से और डी में दिया है सौरसेनी से। देखिए, अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, और मागधी से देखिए बिहारी हिंदी, और पूछ रहा है कि गुजराती किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आपका उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। विकल्प डी सही होगा यहां पर। आइए अगले प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से भी प्रश्न जो है आपकी यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन में दिया है भारती, शारदा, भामा, बागीश्वरी। आपको बताना है कि कौन सा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, भारती, शारदा और वागीश्वरी ये जो है तीनों जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं, और भामा का अर्थ होता है स्त्री, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भामा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। प्रश्न नंबर 10, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में दिया है अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल या फिर मुंशी प्रेमचंद। चलिए, आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद ने की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया वाक्य है। ऑप्शन ए में दिया है सरल वाक्य है, बी में दिया है मिश्र वाक्य, सी में दिया है संयुक्त वाक्य और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर वाक्य में और, इसलिए, अथवा, या दिखे तो वहाँ पर प्रायः जो है संयुक्त वाक्य होता है। देखिए, इस वाक्य में जो है इसलिए शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं।
भिखारी पैर से लंगड़ा है वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए में दिया है कर्ता कारक, बी में दिया है कर्म कारक, सी में दिया है करण कारक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए एक सूत्र है एनांग विकारः तृतीया, अर्थात जिस अंग में विकार है उसमें करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ प्रश्न में दिया है कि भिखारी पैर से लंगड़ा है, अर्थात लंगड़ा वह जो है वह पैर से है और पैर में जो है करण कारक तृतीया विभक्ति होगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बात को हूबहू उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम का, अल्प विराम का, उद्धरण चिन्ह का या फिर योजक चिन्ह का? देखिए किसी बात को हूबहू उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ढाक के 3 पात का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है साफ इंकार कर देना, बी में दिया है बेकार घूमना, सी में दिया है सदैव एक जैसी स्थिति में रहना और डी में दिया है किसी विशेष विशेषता से संपन्न न होना। देखिए ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदैव एक जैसी स्थिति में रहना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंधा का तत्सम है स्कंध, स्कंध, कक्षु या फिर कंधु? देखिए कंधु, कक्षु और स्कंध ये तीनों गलत हैं। कंधा का तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्कंध। चलिए ऑप्शन ए सही होगा यहां पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संभव है कल बारिश हो वाक्य जो है काल की दृष्टि से है। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य भविष्यकाल, बी में दिया है संभाव्य भविष्यकाल, सी में दिया है हेतु हेतुमत भविष्यकाल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए संभव है कल बारिश हो, बारिश हुई नहीं है, होगी। देखिए यहाँ संभाव्य भविष्यकाल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है मैथिली शरण गुप्त की, बी में दिया है रामचंद्र शुक्ल की, सी में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की और डी में दिया है सियाराम शरण गुप्त की। देखिए मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती, पंचवटी जो कि खंड काव्य है और रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चिंतामणि जो कि निबंध रचना है, रस मीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं और वैदेही वनवास रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी और एक रचना पूछी जाती है प्रिया प्रवास। देखिए वैदेही वनवास में राम और सीता का वर्णन है जबकि प्रिया प्रवास में जो है राधा और कृष्ण का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं वाक्य में विभक्ति पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है तृतीया, बी में दिया है चतुर्थी, सी में दिया है पंचमी और डी में दिया है षष्ठी। देखिए यदि गुण के आधार पर किसी को अन्य से श्रेष्ठ बता दिया जाता है तो वहाँ जो है षष्ठी विभक्ति होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई हैं। यहाँ हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा था तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। जबकि परमाल रासो का दूसरा नाम जो है आलखंड है, यह वीर रस प्रधान है
बीसल देव रासो की बात करें तो यह श्रृंगार रस प्रधान है। देखिए सभी रासो ग्रंथ जो है वीर रस प्रधान है, लेकिन बीसल देव रासो एक ऐसा ग्रंथ है जो कि श्रृंगार रस प्रधान है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि किस रासो ग्रंथ में 12 मासे का प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर होगा बीसल देव रासो में जो है 12 मासे का वर्णन मिलता है। देखिए परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 वीर सामंतों की लड़ाई का वर्णन है। यहाँ प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए चारों ही विकल्प में भास्कर दिया हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तनी के दृष्टि से जो है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए ऑप्शन ए में जो भास्कर शब्द दिया है वही शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बी सी और डी तीनों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसका एक वचन नहीं होता? ऑप्शन ए में दिया है अध्यापक का, बी में दिया है मामा, सी में दिया है केस और डी में दिया है माता। देखिए कुछ शब्द हैं जिन्हें आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आंसू, अक्षत, होंठ, भाग्य, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, दर्शक, दर्शन, ये प्रायः जो है नित्य बहुवचन होते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है केस। केस का जो है एक वचन नहीं होता, ये हमेशा जो है नित्य बहुवचन में होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दिया करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।